नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर ये बताइए कि अब जब पांचवें दौर का मतदान हो चुका है, दो क्रूशियल दौर बाकी बचे हुए हैं, 144 सीटों पर मतदान होना बाकी है। उस दौरान एक अखबार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंटरव्यू दिया और ये कहा कि आज बीजेपी पूरी तरह से सक्षम है, उनको आरएसएस के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। जी, 114 सीटों पर बाकी है और 57 सीटों पर दोनों चरण में होगा। हम्म। और जेपी नड्डा का बयान मैं अभी देख रहा था जब आपने चर्चा की, तो वैसे तो इस तरह की कंट्रोवर्सी से उनको बचना चाहिए था, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। पॉलिटिकली वो रॉन्ग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं कि गलत टाइम पर उन्होंने जो है एक ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। लेकिन फैक्चुअल सिचुएशन तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी नरेंद्र मोदी, वो इतने लोकप्रिय हैं कि आरएसएस वाले अब उनको उस तरीके से आंखें नहीं दिखा सकते जैसे अटल और आडवाणी की जोड़ी को वो लोग दिखाते थे। या वो उनकी तरफ से कोई दौड़ा-दौड़ा जो है वो संघ कार्यालय में जाता था और फिर चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाती थी। आज ऐसा नहीं है, ये बात तो सही है जेपी नड्डा की। आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो एक नए शिखर पर है। उसका जो नेतृत्व है वो कहीं अधिक लोकप्रिय है और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी का नाम कम लिया जाता है और मोदी का नाम ज़्यादा लिया जाता है। वोट मांगने के लिए भी, प्रचार के लिए भी, मतदाताओं को इंस्पायर करने के लिए भी, कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करने के लिए मोदी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अटल आडवाणी की जब सरकार थी, तो वो पूर्ण बहुमत कभी लेकर के नहीं आ पाए। अब जो मैक्सिमम सीटें मुझे याद आ रही हैं शायद 188 थी भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद तो बहुमत के लिए उनको बहुत सारे दलों को आमंत्रित करना पड़ा था, अपने साथ जोड़ना पड़ा था, एनडीए बनाना पड़ा था। और आप देखिए अटल जी की पहली सरकार में 26 गठबंधन दल थे। बाद में ये बढ़कर के शायद 32 या 33 के आसपास हो गए थे और एक बार तो केवल 13 दिन के लिए बने, दूसरी बार केवल जो है 13 महीने के लिए बने, जब जयललिता और वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे गमांग, उनकी वजह से उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। लेकिन आज ज़माना पूरी तरह बदल चुका है अंजू जी। अटल जी और आडवाणी जी तो थोड़े अलग तरह की विचारधारा के थे और एक वोट मैनेज करना केंद्र सरकार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। पर जिस तरह तब वो कहते थे कि हम शुचिता के साथ सरकार चलाते हैं, तो वैसा आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व वैसे संकल्प और वैसी कसम नहीं खा सकता है। वो तो अलग-अलग राज्यों में ऐसे-ऐसे कारनामे कर चुके हैं कि अब सोच करके भी हँसी आती है कि एक दौर में भारतीय जनता पार्टी की और उसके नेतृत्व की क्या छवि हुआ करती थी और आज की तारीख में इन्होंने वो सारे दांव आजमाने शुरू कर दिए। क्योंकि आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी एक तरीके से बदसलूकियाँ हुई हैं, उसको चोट पहुँचाने की कितनी कोशिशें हुई हैं। वरना केवल एक वोट से आप किसी की सरकार गिरा दें और उसके बाद पूरे देश पर एक चुनाव थोप दें। चुनाव कोई छोटी-मोटी प्रक्रिया नहीं है, दसियों हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता था उस समय भी। तो आप देश के सिर पर 10,000 करोड़ का भार इसलिए डाल दें कि आपको कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री पसंद नहीं है जो गैर कांग्रेसी कांग्रेसी है। तो ये सब चीज़ें होती थी, अब नहीं हो सकती हैं। अब तो लेकिन सर, ऐसा नेतृत्व बैठा है जो इनको सबक सिखाता हुआ आ रहा है और अब ये मतलब खात्मे की तरफ है। तो जो मैंने कहा कि जेपी नड्डा का बयान अवॉइड किया जा सकता था, नहीं बोलना चाहिए था, पर बोला है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है।
पर सर एक चीज़ तो है ना कि हम सब जानते हैं कि जब वोटर्स को घर से निकालने की बात होती है, बीजेपी के वोटर्स को या हिंदुत्व में जो यकीन करते हैं उन वोटर्स को बाहर निकालने की बात होती है, तो कहा जाता है कि पन्ना प्रमुख होते हैं, वो बाहर लेकर आते हैं वोटर्स को और ग्रास रूट लेवल पर जाकर आरएसएस ही काम करती है। तो जब आपको पता है कि आपके वोटर्स को बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी ज़मीनी स्तर पर जाकर आरएसएस के कार्यकर्ता ही निभाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अपनी जड़ों को भूलकर इस तरह की स्टेटमेंट देना, वो भी बीच चुनाव में, आप सही कह रहे हैं अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन ये महँगी भी पड़ जाती हैं सर इस तरह के स्टेटमेंट्स या नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि अब आरएसएस के वर्कर उस तरीके से बीजेपी के लिए काम करते हैं कि मतदाताओं को भी निकालने का वही काम कर रहे हैं या हुँ, पर्चियां बनाने का काम भी वही कर रहे हैं। हाँ, आरएसएस की शाखा में जाने वाले लोग और आरएसएस से प्रेरित लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य हैं। हुँ, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई साल पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्य संख्या थी वो 11 करोड़ को पार कर चुकी थी और उस समय बताया गया था कि पूरे विश्व की इस समय ये सबसे बड़ी पार्टी है। हुँ, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं वो आरएसएस के समर्थक भी हैं और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति है। पर जो तथ्य मैंने बताया है कि आज आरएसएस जो है उसकी भूमिका अलग है और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अलग है। ये बात तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के डे बाय डे के फैसले होते हैं या जो नीतिगत फैसले भी होते हैं, उनमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होती है। कभी-कभार अगर उनको ज़रूरत पड़ती है किसी हुँ। मुद्दे विशेष पर चर्चा करने के लिए, तो चर्चा के लिए हम लोग उपलब्ध रहते हैं। बाकी वैसे हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो यहीं तक इस विषय को मुझे लगता है कि देखना चाहिए। जी। सर लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया अलायंस की अब बात करें तो 5 दौर के मतदान के बाद वहाँ से ये आवाज़ें उठने लगी हैं, तेजस्वी यादव बोलते 300 पहुँच जाएगा इंडी अलायंस। आज आज एक तरह से तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस की है केजरीवाल ने, फिर उसमें कहा है कि इंडिया अलायंस 300 के पार चला जाएगा और 4 तारीख को ये नतीजे आएँगे। ये इस तरह की बयानबाज़ी को आप कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव तो राहुल के साथ बात करते हुए ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो 79 सीट्स हमारे पास आ रही है, बस एक क्यूटो वाली सीट थोड़ी फँसी हुई है। ये किस तरह की बातें हैं? देखिए, जब कोई जबर किसी को मारता है ना, तो आप फिर ये भी कहें कि साहब उसको रोने भी ना दिया जाए, जिसकी पिटाई हो रही है। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है ना इन लोगों के साथ में। मतलब उनकी इतनी धुलाई हो रही है, इतनी पिटाई हो रही है, उनको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ तो हमारा छीन चुका है, अब एक लंगोटी बची है, उसको किसी तरीके से पकड़े हुए हैं। इस चुनाव में वो भी उनको छीनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो रोएँगे चिल्लाएँगे नहीं क्या? तो रोने चिल्लाने का तो उनको आप हक देंगे ना, ये तो उनका लोकतांत्रिक हक है। अंजू जी सीरियसली अगर बात करें तो 4 जून को इनको कोना नहीं मिलेगा छिप करके रोने के लिए, कोना नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी की सुनामी है। अभी इनको करने दीजिए बेचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, करने दीजिए दावे। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, जनता को थोड़ा-सा भ्रमित रखने के लिए और किसी तरीके से ये विश्वास बनाए रखने के लिए कि भई सत्ता में हम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो कम से कम इतनी कवायद करने का तो इनका हक बनता है बेचारों का, तो वो करेंगे। सर राहुल गांधी तो लिख-लिख कर दे रहे हैं कि लिख के ले लीजिए, रायबरेली में भी वो लोगों को लिख-लिख कर दे रहे थे 4 जून को, मतलब वो तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं लिख कर ले लीजिए कि नरेंद्र मोदी 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इस तरह की भाषा बोलते हैं सर वो तो। एक बात मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी को ये लिख कर के रखना चाहिए कि वो रायबरेली से नहीं जीत रहे। राहुल गांधी रायबरेली में हार रहे। तो उनको पता लग जाएगा 4 जून को कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या वो रायबरेली से चुनकर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी है कहाँ?
पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई दे रही है क्या? और मुझे एक बात बताइए, रायबरेली के अलावा कहीं कांग्रेस पार्टी आपको लड़ती हुई दिखाई दे रही है क्या पूरे उत्तर प्रदेश में? कहीं भी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं गई हैं क्या उत्तर प्रदेश में? या सर राहुल गांधी अमेठी की चली कोई गई, हुँ? अमेठी चली जाती हैं अपने बेचारे कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए, वहां तक नहीं गई वो तो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों भाई-बहन उत्तर प्रदेश में कहीं और आपको रोड शो करते हुए दिखाई दिए हैं क्या? कहीं ये जनसभाएँ करते हुए दिखाई दिए हैं क्या? और जितने ये उत्तर भारत के राज्य हैं जहाँ से 310 सीटें आती हैं, वहाँ से 90% सीटें जो है वो पिछली बार भी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ये कांग्रेस और दूसरे दलों ने तो केवल 15 सीटें जीती थी साहब। अब उनमें से 310 में से 15 से 16वीं सीट को ये जीत रहे हों तो मुझे बता दो। तो उत्तर भारत में अगर इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी, उससे कोई नुकसान कहीं हो नहीं रहा है। एक आध सीट हरियाणा में लगा लो, रोहतक वाली, जो हुड्डा परिवार के पास वापस जा सकती है। वहाँ भी 9 की 9 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पंजाब में उसकी सीटें बढ़ रही हैं। कोई कह रहा है कि 2-3 सीटें बढ़ रही हैं, कोई कह रहा है कि नहीं इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बंगाल में उसकी सीटें बढ़ रही है, उड़ीसा में उसकी सीटें बढ़ रही हैं, तेलंगाना में उसकी सीटें बढ़ रही हैं। जिस तमिलनाडु में कभी सीटें नहीं मिलती थी, वहाँ उसको सीटें मिल रही हैं। केरल में भी उसका खाता खुलने जा रहा है। तो भई राहुल गांधी कैसे बन रहे हैं? कहाँ से बन रहे हैं? मतलब कुछ भी, ऐवें ही, कुछ भी हवा में आप बोलेंगे और लोग मान लेंगे कि हाँ, राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मतलब हद है। सर अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले भी एक रविवार को रैली हुई थी इन दोनों की, 2 लड़के जो यूपी के हैं फिर से एक साथ भटके हैं। तो उस रैली में भी कितना उत्पात मचा था, लोग मंच तक पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस पार्टी का मुखिया कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज आजमगढ़ में तो ईंट पत्थर चले हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया यही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने में। इतनी अराजकता कैसे सर, जब आप अपनी पार्टी में ही डिसिप्लिन नहीं ला सकते, अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल सकते, तो फिर आप राज्य या राष्ट्र की बात कैसे करते हैं? ये तीसरी जगह है, एक फूलपुर जो इलाहाबाद में पड़ता है, जहाँ से हम्म, पंडित नेहरू जो है वो चुने जाते रहे और प्रधानमंत्री बनते रहे। एक संत कबीर नगर की रैली में भी भगदड़ मची थी और आज ये आजमगढ़ के पास अ, इनकी भगदड़ मची है और अराजकता देखने को मिली है। भगदड़ इसको कहना थोड़ा गलत होगा, अराजकता है। और 2-3 बातें हैं। आप जो सभाओं में भीड़ जुटाई जाती है, वो किस तरीके से जुटाई जाती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार आप हैं। ड्यूटी सौंपी जाती है अपने नेताओं को कि आपको बसों का, लारियों का, ट्रकों का, दूसरे व्हीकल्स का बंदोबस्त करना है, अलग-अलग जगहों पर उनको खड़ा कर देना है और जो भी आपके समर्थक हैं या समर्थक नहीं भी हैं तो उनको 5-500 रुपए, किसी को 400 रुपया, किसी को 600 रुपया, किसी को इससे ज़्यादा पैसे दे करके दिहाड़ी पर उनको भर करके लाया जाता है। हम्म, और सभा जब खत्म हो जाती है तो फिर उनको वापस भी भेजा जाता है। अब कुछ रोटी-पानी का इंतज़ाम कर दिया जाता होगा, दवा-दारू का इंतज़ाम कर दिया जाता होगा। अब ये पार्टी लीडर्स के ऊपर, पार्टी की जो इंतजामिया कमेटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के लोगों को लेकर के आ रही है भीड़ के नाम पर। बिल्कुल। अगर आप लोंडे लफाड़ों को लेकर के आ रहे हैं, इमैच्योर लोगों को लेकर के आ रहे हैं, उत्पातियों को, अराजक तत्वों को लेकर के आ रहे हैं, तो उनको तो ऊपर वाला भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हम्म, ये तो लीडर हैं खाली पार्टी के। तो आपकी सभा में किस तरह के लोग लाए जा रहे हैं या बुलाए जा रहे हैं या ढो करके भीड़ के रूप में इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये आपको आप अपने भीतर झाँक करके देखना पड़ेगा। क्यों मोदी जी की या अमित शाह की या योगी आदित्यनाथ की रैलियों में इस तरह की भगदड़ या इस तरह की अराजकता क्यों नहीं देखने को मिलती है कि बैरिकेडिंग तोड़ दी और मंच मंच के तक आ पास गए। आ गए या मंच पर पड़ चढ़ गए। मैं देख रहा था फूलपुर के कुछ विजुअल्स देख रहा था
जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव हाथ मिला रहे थे ऊपर से मंच से, और हुँ। कुछ के साथ वो सेल्फी खींचने की इजाज़त दे रहे थे। आपने अगर एक बार ये हरकत कर दी, ये अगर आपने एक जो महीन सी रेखा होती है कार्यकर्ताओं के और नेता के बीच में, उसको अगर आपने खुद तोड़ दिया, तो आगे आने वाले खतरों को आप रोक नहीं सकते हैं। और ये तो बड़ी कृपा है कि पुलिस वाले वहाँ थे, उन्होंने किसी तरीके से इस भीड़ को नियंत्रित कर लिया, हुँ। वरना कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती थी और अखिलेश यादव के साथ भी घट सकती थी, राहुल गांधी के साथ भी घट सकती थी। आखिर ये जेड प्लस सुरक्षा दी क्यों गई है इन लोगों को? इसीलिए दी गई है ना कि ये सुरक्षित रहें, इनकी बॉडी सुरक्षित रहे, उसको कोई हार्म ना पहुँचाए, नुकसान ना पहुँचाए। पर अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे, तो एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसा तत्व होगा, जो आपको नुकसान पहुँचा देगा। बिल्कुल सर, और रैलियों की बात हो रही है तो मुझे एक रोड शो याद आ रहा है जो आज मैं तस्वीर टीवी पर देख रही थी कि दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम, तिहाड़ रिटर्न सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, लेकिन तस्वीर बड़ी मज़ेदार थी सर। उनकी पत्नी दोनों हाथों में माइक लेकर बोल रही थी, वो पीछे सीधे हाथ करके बुत की तरह खड़े थे, अपने चिर परिचित नीले रंग की शर्ट में। और वो तो अपनी पत्नी को झांसी की रानी बता रहे थे और वो शेर और बब्बर शेर बता रही थी। सर ये किस मतलब पार्टी पूरी तरह से परिवार ने सँभाल ली है, किसी और के लिए गुंजाइश नहीं है अब आम आदमी पार्टी के ऊपर के नेतृत्व में। नहीं, ये भी तो बहुत आम है बेचारे, ये देखो कैसे परिवार से आए हैं, तो उनको आप क्यों ख़ास बताने पे तुली हुई हैं। अ, देखो नौकरी करते थे उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोनों पति-पत्नी, और वहाँ से संघर्ष करते-करते जो है यहाँ तक आए हैं। हुँ। अब ये अलग बात है कि उस समय बहुत चिकनी-चुपड़ी बातें करते थे, लुभावनी बातें करते थे। लोगों का मन जीतने के लिए अपने साइज़ से 3 इंच बड़ी जो है शर्ट अच्छा। पहनते थे, जो बाहर निकली रहती थी। वो जो ज़िप होती है उससे भी नीचे तक लटकती थी शर्ट। एक बहुत 250-300 रुपए की एक सैंडल सी पहन कर के उसको भी रेत-वेत में सान करके चलते थे, ताकि लोगों को लगे कि बिल्कुल आम आदमी ही लग रहा है और आम आदमी ही है, हमारे बीच का ही आदमी है। ये अलग बात है कि 54 करोड़ के महल में रहते हैं। ये अलग बात है कि अब सिक्योरिटी के बीच में चलते हैं। ये अलग बात है कि अब अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहते हैं कि साले तूने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लिया यहाँ आने से पहले? तेरी हुँ। हिम्मत कैसे पड़ गई? हम तो ख़ास आदमी हैं। इसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में भी जाकर के इनके वकील कहते हैं कि जी, जो आम लोग होते हैं और जो ख़ास हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इनके बीच में आपको फ़र्क करके चलना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ख़ास मान ही लिया। हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट ख़ास मानने को तैयार नहीं। कपिल हुँ। सिब्बल को तो एक तरीके से उन्होंने उल्टा ही भेज दिया कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो एक विशेष मामला है, इसलिए हम उनको अंतरिम ज़मानत दे रहे हैं। आप कैसे आ गए हेमंत सोरेन की अंतरिम ज़मानत माँगने के लिए? कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब ये भी लीडर हैं, ये भी चुनाव प्रचार के लिए आप भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन भी अपनी पार्टी के लीडर हैं, उनको भी भेज दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी उनकी, बोला नहीं, अरविंद केजरीवाल तो विशेष हैं, ये विशेष मामला है, इसको तो हम बाहर भेजेंगे और किसी को अगर क्रिटिसिज़्म करना है तो हमें कर ले। तो हुँ। सर जी जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, और ये उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को, नेताओं को, सबको बता दिया कि भाई मेरे मेरे मन में जो होगा वो मैं करूँगा। और ये कोई नई बात नहीं है अंजू जी जो हम इस समय देख रहे हैं। आप देखो स्वाति मालीवाल, मैंने तो अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2010 का एक चित्र इनका अपने वीडियो में दिया था कि कहीं बक्सर में ये गए थे किसी लेक्चर देने के लिए, तो दोनों बड़ी सामान्य सी ड्रेस में और कुर्सियों पर बैठे हुए थे, पीछे एक बैनर सा लगा हुआ था 2010 का। हुँ। मतलब कम से कम 14 साल पुराना वो चित्र था। तब तक तो अन्ना आंदोलन भी कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, इनका एक एनजीओ था, उसमें ये भी इनके साथ काम करती थी। हुँ। और बहुत सारे किस्से हैं वो मैं ऑनलाइन बता नहीं सकता। हमारी कुछ मर्यादा और गरिमा है, तो उन चीज़ों को यहाँ हम बता नहीं सकते। पर ऐसे-ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि स्वाति मालीवाल उनके करीबी थी।
और जो अभी वंदना सिंह है महिला आयोग की स्वास्थ्य। सदस्य, हुँ, उन्होंने तो ये कहा है कि साहब स्वाति मालीवाल तो कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लेती थी, वो तो सीएम हाउस हमेशा ऐसे ही जाती थी और ऐसे ही मिल लेती थी। तो आज वो इतने खास हो गए कि अपॉइंटमेंट के बिना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं मिल सकता। तो हुँ, ये तो मतलब एकदम यू टर्न वाली राजनीति है। और अगर पत्नी को आगे कर रहे हैं, उनका भाषण सुन रहे हैं, हुँ, तो ये एक्चुअल में पूरी पार्टी को मैसेज दे रहे हैं। वैसे तो जब वो जेल में थे तब भी मैसेज दे दिए थे, 4 वीडियो जारी करवाए थे, उसी सीट पर बैठ कर के वो सारे वीडियो शूट हुए थे, जिस पर एज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बैठ कर के मीडिया के लिए प्रसाद जारी करते हैं वीडियो के रूप में। हुँ, वैसे ही उनकी पत्नी ने भी वो प्रसाद वितरण किया, 4 वीडियो जारी किए उसी सीट पर, 2 राष्ट्रीय ध्वज दाएँ-बाएँ लगे हुए, 3 वीडियो में पीछे सरदार भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर का फ़ोटो, भीमराव अंबेडकर का, और चौथे में अ, इम्पीचमेंट केस। पतिदेव जी का भी फ़ोटो उनके बराबर में लगा दिया था बीच में। सिंकचो के पीछे उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। तो वो संकेत तो बहुत समय से दे रहे हैं कि अगर बहुत किन्हीं बहुत परिस्थितियों में, और वैसे तो निर्लज्ज शब्द का प्रयोग किया है गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बारे में, तो वो निर्लज्जता की भी सीमाएं पार करने के बाद अगर किसी मोड़ पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ भी गया, तो हुँ, शीश महल तो छोड़ेंगे नहीं ना वो। ना हुँ, उनके बच्चे छोड़ेंगे, ना उनके माता-पिता छोड़ेंगे, ना उनकी पत्नी छोड़ना चाहेगी। तो इसलिए पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी मजबूरी है बेचारों की। और यही वजह है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी पत्नी को तैयार कर रहे हैं और लेजिटिमेट कर रहे हैं कि देखो मेरी मौजूदगी में भी मेरी पत्नी अब भाषण दे रही है, तो मान लो, जान लो और हुँ। समझ लो, कान खोल कर के सुन लो कि यही आगे आम आदमी पार्टी की नेता है। पर सर, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर पार्टी के अंदर कितने अलग-अलग सुर थे। घटना हुई, उसके बाद 31 घंटे बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया मीडिया में कि हुआ है, केजरीवाल बड़े नाराज हैं, सख्त कार्रवाई विभव के कुमार खिलाफ होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए कि अब एकदम से पलट गए कि अब ये तो स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है। लेकिन सारी बात तो अरविंद केजरीवाल को अपने मुखर बिंदु से बोलनी चाहिए ना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी उन्होंने की है, उसमें एक शब्द स्वाति मालीवाल के लिए भी बोल देते कि मैं वहां था या नहीं था, क्या है, लेकिन उस पर वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उसी से शक होता है कि पता नहीं इस कहानी के पीछे और कितना कुछ है। मुझे एक बात बताइए, ये अभी 3 दिन पहले संडे को, हम्म, हाँ, 2 दिन पहले संडे में ये सारे इकट्ठा हुए। इन्होंने कहा सारे मंत्री इकट्ठे हो जाओ, सारे एमपी इकट्ठे हो जाओ, सारे एमएलए आ जाओ, सारे कारपोरेटर आ जाओ। हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जाएंगे और हम्म, हमने कह दिया है मोदी जी, जितने लोगों को गिरफ्तार करना हो कर लो। कभी मनीष सिसोदिया के लिए ये इस तरह सड़कों पे उतरे हैं क्या? बीजेपी कभी मुख्यालय नहीं। गए हैं क्या? नहीं गए ना। संजय सिंह गिरफ्तार हुए, कभी गए थे क्या? नहीं गए। सड़कों पे कभी उतरे क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं उतरे। इसी तरीके से सत्येंद्र जैन के लिए भी कभी नहीं सड़कों पे उतरे। अपने निजी सचिव के लिए, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और जिसके सबूत हैं, एफआईआर है, संगीन धाराएं लगी हैं, 7 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे निजी सचिव को बचाने के लिए ये पूरी पार्टी, पूरे एमएलए, एमपी, मंत्री सबको लेकर के सड़कों पे उतर गए और कह रहे हैं कि जी अब हम सब आ गए हैं, हमें गिरफ्तार कर लो। तो इससे पता चलता है कि इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ना सत्येंद्र जैन, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना आतिशी मारलेना, ना सौरभ भारद्वाज, ना भगवंत मान, कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए या तो अपनी बीवी या अपना निजी सचिव, जिसमें जो एक तोता है और उसमें इनके प्राण बसे हुए हैं। तोता इसलिए, प्राण इसलिए आसार क्योंकि वो राजदार है, है। वो सारी बातें जानता है, सारे राज जानता है, कहाँ से क्या आया, कहाँ क्या गया, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत देर तक ये वो पुलिस की कस्टडी में रहे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आजकल नींद उड़ी हुई होगी कि कुछ बक ना दे, कुछ कह ना दे, जबान ना खोल दे, मेरी सारी पोल पट्टी ना खुल जाए। इसलिए
तब तक तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ था, तब तक जो है एक लीगल टीम अदालत में अग्रिम जमानत के लिए पहुंच गई जी। थी कोर्ट में। और जब गिरफ्तार भी कर लिया गया तो फिर वकीलों की फौज थाने भी पहुंच गई और उसके बाद अदालत में भी पहुंच गई। तो इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल को जरा समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल चीज क्या है। ये सारी पार्टी, सारे नेता भी अंदर हो गए ना, तो भी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे कि अरे 1000 केजरीवाल फिर पैदा हो जाएंगे। हाँ, वो यही नहीं बोलते भैया। विचार है। आम आदमी हाँ। पार्टी तो सर एक विचार है, सोच है। और अब तो वो उसको भगवत गीता के साथ भी जोड़ रहे हैं, जैसे हम उसमें कहा जाए ना, आत्मा ना मरती है ना तो इस तरह की बातें करें, विचार कभी मरता नहीं, ये कह रहे थे। तो मुझे लगता है वो जो तिहाड़ जेल में अपने साथ श्रीमद भगवत गीता लेकर गए थे, पता नहीं क्या पढ़कर आए। पर सर अभी दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े आश्वस्त हैं कि वहां पर तो हमारा सिक्का चलेगा। दिल्ली का सिनेरियो आपको क्या लगता है, और पंजाब का आम आदमी पार्टी को लेकर जब से तिहाड़ रिटर्न हुए हैं? दिल्ली में शून्य सीटें सीटें मिलेंगी। इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में, कौन इतनी मेहनत करता है। बड़ी मुश्किल से जेल से निकल करके आए हैं, अंतरिम बेल लेकर के आए हैं, तो 7 में से शून्य सीट तो उनको मिलेगी ही, ये तो कोई रोक नहीं सकता है। और 2014 में भी 2019 में भी उनको शून्य सीटें मिली थी, वो भी कोई नहीं रोक पाया था, इस बार भी कोई नहीं रोक पाएगा। पंजाब में जो वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विश्व भवन करने में, उस 13 महीने के आंदोलन में भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। बाद में जब वो जा रहे थे, 5 जनवरी की जो घटना हुई थी, फिरोजपुर ज़िले में जा रहे थे बठिंडा उतर करके, और तब भी इन्होंने जो वो बदमाशी की थी, कराई थी कांग्रेसियों ने, उन सारी घटनाओं के पार जाकर के पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अंजू जी। जो वहां से सूचनाएं हैं, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी 2-3 सीटें ही जीतती रही है, इस बार ये संख्या बढ़कर के 5 से ऊपर जा सकती है। सर ये जो स्वाति वालीवाल वाला कांड है, इसके चलते आपको लगता है आम आदमी पार्टी में फूट पड़ सकती है, दो धड़े बन सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचना ही बंद कर दीजिए। ये वो एक बड़ा पुराना किस्सा है, उसको सुनाएंगे तो और 3-4 मिनट निकल जाएंगे, इतना टाइम होता नहीं है हम लोगों के पास में। पर एक एक करके ये सारे भी अगर अंदर जाते रहे तो अरविंद केजरीवाल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए कोई स्वाति मालीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई आतिशी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई सौरभ भारद्वाज, कोई गोपाल राय, कुछ मायने नहीं रखते हैं। आप मुझे ये बताओ ना कि शुरू में अन्ना आंदोलन के बाद से कैसे कैसे चेहरे इनके साथ जुड़े थे। कोई किसी को कभी याद करते हैं? अब तो अन्ना को भी याद नहीं करते, बरसों से याद नहीं करते। अन्ना का स्वास्थ्य कैसा है, कैसा नहीं है, कभी मिलने गए हों, कभी पूछा हो। अब तो अन्ना ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी 2 पेज की, जब ये सारा शराब कांड हुआ था, घोटाला उजागर हुआ था, उसका जवाब तक नहीं भी दिया इन्होंने। तो इन्होंने सबको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है और ऊपर जाकर के सीढ़ी में लात मारते चले गए। अब किन किन के नाम गिनाऊं मैं? एक इंटरनल इन्होंने एक लोकपाल बनाया था, ब्रिगेडियर वो रामदास थे, एडमिरल रामदास सर। एडमिरल रामदास। रामदास। 2015 में जब दोबारा से सरकार बनी थी, 67 सीट जीत करके आए थे, सबसे पहला काम उनको हटाने का किया था। इसके अलावा योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण, आशीष खेतान और आशुतोष, एक मयंक गांधी। आनंद कुमार हुआ करते थे, मयंक गांधी हुआ करते थे, कितने लोगों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, बेइज्जत करके निकाला है, और किसी ने चूं भी नहीं किया। सब जाकर के अपने अपने कामों में लग गए। हाँ, कुछ दिन निराशा का भाव आया होगा दिमाग में उनके कि यार बड़े बेआबरू होकर केजरीवाल की गली से हम निकले, लेकिन अल्टीमेटली तो सच को स्वीकार करना पड़ता है ना। तो ये जो कुछ आज इनके साथ घट रहा है, ये एक्चुअल में इसके पात्र थे, इनके साथ यही होना था अल्टीमेटली। और कल अमित शाह ने इनके 8 घोटाले गिनाए हैं।
उन 8 घोटालों में उन्होंने डिटेल जानकारी दी है और पहली बार इस बात का खुलासा हुआ। अब तक तो शराब घोटाले में 2 ही फिगर आ रही थी, 100 करोड़ जो साउथ ग्रुप से पकड़े गए और 338 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहे थे। ईडी रिकॉर्ड ने पे बताया। लेकर के आए थे। हुँ, अब नई फिगर दी है अमित शाह ने 2875 करोड़ का घोटाला लिकर पॉलिसी में। हुँ, इसके अलावा जलकल विभाग का भी 70,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। हुँ। अलग-अलग मामलों में हज़ारों करोड़ के घोटाले हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तो केजरीवाल जी एक ही मामले की जाँच हुई है, अभी तो और बहुत सारे घोटाले हैं। तो आप देखिएगा वो इतनी लंबी पूँछ लगनी है कि सबको दिखाई देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इस बार तो वैसे भी अ, गृह मंत्री की ये बातें सुनने के बाद ही आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 का आंकड़ा दिया था, जो बाकी लोग भी दे रहे हैं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि 2 जून को ये सरेंडर करेंगे या नहीं? क्योंकि इनका तो ये भी कहना है कि अरे भई, दिल्ली वालों ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू का बटन दबाओ ताकि मैं अंदर ना जाना पड़े मुझे 2 जून को। इस तरह का राग भी अलाप रहे हैं, लेकिन देखते हैं इस मामले ये में भी आगे लोग क्या। कह रहे हैं ये भी लोग जी। कह रहे हैं कि 25 मई को मतदान होने के बाद इनका शुगर लेवल फिर से बढ़ना शुरू होगा। सर, हो सकता है घर में बैठ के आप बहुत सारे आम खा रहे हो, चीनी खा रहे हो ताकि शुगर लेवल बढ़ जाए और उसके बाद अस्पताल में भर्ती हो जाएँ। सत्येंद्र जैन से सर कुछ ना कुछ टिप्स तो लिए होंगे ना, 7-8 महीने सत्येंद्र जैन ने ऐसे ही मेडिकल ग्राउंड्स में बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती होकर निकाल ही दिए। तो केजरीवाल भी नहीं, अगर ये ड्रामा करें तो ये कोई भी नया नहीं। ये भी संभव है कि सत्येंद्र जैन को भी टिप्स इन्होंने ही भेजे हों कि भई ऐसे कर लो। सर, ये तो है। देखिए, अब जब आप इतने पढ़े-लिखे इंसान को सीएम बनाएँगे सर, तो फिर ये सब तो होगा ही ना। और दुनिया में सबसे पढ़े-लिखे तो केजरीवाल ही हैं, सबसे समझदार दिल्ली के मालिक, तो ये सब तो होगा ही होगा। लेकिन चलिए, देखते हैं अभी जो उनके खिलाफ जो ईडी ने जो गृह मंत्रालय में शिकायत की, 7 करोड़ 8 लाख रुपया जो एफसीआरए के नियमों को धज्जियाँ उड़ाते हुए उनको मिला, उस मामले में भी कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन आपने जो राजनीति का सिनेरियो है, उस पर जो विस्तार से चर्चा की और तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी ओमकार जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।